प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है। और आज की क्लास में की विशेषता यही है कि आज हम लोग सजेशन क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी 12th क्लास का हिस्ट्री के साथ। सबसे पहले मैं आज कुछ बात आप सभी विद्यार्थियों से करना चाहता हूँ। दरअसल कोरोना जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इस कारण से जो रेगुलर क्लासेस स्कूल, कॉलेज या किसी संस्थान वगैरह में होना था, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारी सरकार, बिहार सरकार, जो कि दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने ये बात को रखा कि नहीं, परीक्षा नियत समय पे ही लेना है। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी हो चुकी होगी कि 1 फरवरी से क्लास 12th का तीनों संकायों का परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा। इस कम समय में बच्चे कुछ परेशान हैं कि किस प्रकार से तैयारी करें, और संस्थान वाले भी परेशान हैं कि कुछ छूट रहा है, कुछ इनकम्प्लीट है, कैसे पूरा किया जाए। हमारे संस्थान में भी कुछ इसी प्रकार से है कि हम लोग युद्ध स्तर पे परीक्षा की तैयारी में भिड़े हुए हैं कि बच्चे का जो है रिजल्ट बेहतर कर सके। सरकार का निर्णय वो उनका निर्णय है, लेकिन हम सभी विद्यार्थियों और शिक्षकगण जो हैं, जिनको परीक्षा फेस करना है, उनके लिए ये एक चैलेंजिंग है। तो बहुत उधेड़-बुन के बाद मैंने यह महसूस किया कि क्यों न बच्चे को एक इस दबाव से मुक्ति के लिए एक प्रयास किया जाए। और वो प्रयास यह है कि हम लोग सेशन क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। हर एक विषय का, आर्ट्स का, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी इत्यादि, हिंदी, इंग्लिश भी, तो इन सभी विषयों का सेशन क्लास होगा, जिसमें आपको संस्थान के अपने अनुभवों के द्वारा जो सजेस्ट किया हुआ क्वेश्चन है, उसको आपको डिस्कशन किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर को समझें ध्यानपूर्वक इस वीडियो के मार्फत से, और उसका आंसर लिखने का आदत बनाएं। मेरा पूर्ण विश्वास है और अनुभव है कि अभी हमारे पास 90 दिन के आसपास है। इन 90 दिनों में हम लोग चाहें तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। परेशानियों में ही हमारी वास्तविक कौशल की परीक्षा होती है, और ये वो समय है। तो मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ, अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि आप इस क्लास को गंभीरता से रेगुलरली लेते रहें। आपको चाणक्य स्टडी पॉइंट के चैनल पे आपको हर एक विषय का संभावित प्रश्नों का उत्तर का डिस्कशन किया जाएगा, और वो सारा जो है सजेशन जो प्रश्न है वो आपके वीडियो में उपलब्ध करवाया जाएगा। आप क्रमवार एक रूटीन बना लें और उस रूटीन के हिसाब से इसकी तैयारी करें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इन 90 दिनों को भी ध्यान में रखें, पिछला जो भी पढ़ाई हुआ उसको अगर नज़रअंदाज भी कर लें, लेकिन ये 90 दिनों तक युद्ध स्तर पे और चाणक्य स्टडी पॉइंट के चैनल को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, तो 80% मार्क्स लाना कोई दुर्लभ काम नहीं होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का। मैं हिस्ट्री के विषय में पहले पृष्ठभूमि देता हूँ कि इतिहास में हम लोगों को 12वीं कक्षा में 15 अध्यायों को पढ़ना है, जिनमें से इंडियन हिस्ट्री को ही पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री को के तीनों खंडों को पढ़ना है, अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर एंशिएंट हिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, मेडाइवल हिस्ट्री के 5 और 6 चैप्टर जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री के। हम इन 15 से संभावित प्रश्नों का एक सजेस्ट किया हुआ क्वेश्चन
आप लोगों को समक्ष रखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो इस क्रम में आज जो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न मैं बोलने जा रहा हूँ वो है कि पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न का उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इनको 30 शब्दों में उत्तर देना है। पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। तो पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। तो आपने जैसा कि सुना कि पुरातत्व वास्तविकता में मैंने जो पढ़ा आंसर को वो तो ठीक, लेकिन आप मेरे आंसर को सुने और समझें और जो आपका अपने भाषा में उस उत्तर को जो है परीक्षा में लिखें और उससे मार्किंग ज़्यादा अच्छा होगा। तो पूरा तत्व है क्या। पूरा का मतलब होता है पुराना तत्व, यानी कि जो तत्व हम लोगों ने देखा नहीं स्पष्ट रूप से, उसको हम लोगों ने जिया नहीं है, बल्कि उसको हम लोगों ने खुदाई के दरमियान प्राप्त किया है। पृथ्वी जब कोई भी सभ्यता या कोई भी घटनाएं घटती है तो उसका एक न एक समय विनाश होता है और वो विनाश के कई कारण होते हैं। उन कारणों के कारण वह जो है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन वह अस्तित्व कहीं न कहीं पृथ्वी के गर्भ में छिप जाता है। तो कालांतर में जब कुछ समय बाद जब उसकी खुदाई होती है तो उसमें से जो भी वो सामग्री मिलती है उस समय का वही पूरा तत्व है। जैसे कि आज हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं और एक बहुत ही भयावह प्राकृतिक आपदा आ जाए और उस आपदा के दरमियान जो है कोई एक खंड, कोई एक शहर, कोई एक गांव पूरी तरह से प्रभावित होकर के पृथ्वी के गर्भ में समा जाए। रेस्क्यू होगा, कुछ प्राप्त होगा, कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा और वो पृथ्वी में समा जाएगा, विशेषकर भूकंप जैसी दुर्घटनाओं के कारण। फिर क्या होगा, फिर जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएगा और फिर वहाँ पर एक नई व्यवस्था जन्म लेगी, एक नया गांव जन्म लेगा, नई पृष्ठभूमि तैयार होगी। लेकिन जब यही वह गांव की जब सैकड़ों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद जब किसी कारणवश उसकी खुदाई होगी तो वहाँ पर संभवतः हमारे यहाँ का जो ये मार्कर है वो मिल जाए, संभवतः ये मोबाइल मिल जाए, संभवतः कुर्सी मिल जाए, टेबल मिल जाए। तो ये सब जब मिलेंगे तो ये जब मिलेंगे तो वो अवशेष के रूप में मिलेंगे। तब इतिहासकार उस समय इन्हीं वस्तुओं को पुरातत्व कहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि पुरातत्व क्या है। तो वास्तविकता में पृथ्वी के गर्भ में जो इतिहास छिपा हुआ है उन्हीं ऐतिहासिक स्थिति को पुरातत्व कहते हैं। आज मैं दूसरा प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। वो दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। यानी प्रश्न को पहले समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की प्रणाली कैसी थी। जल निकासी इन द सेंस कि हम सभी जो अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें जल का उपयोग करते हैं और उपयोग करने के दरमियान जो अवशिष्ट जल, बेकार जल होता है वो कहीं ना कहीं निकासी करके हम लोग उसको एक उचित स्थान तक पहुंचाते हैं। जैसे घर में नालों के माध्यम से, बड़े शहरों में सीवेज के माध्यम से, नदी या छोटी नाली बड़ी नाली से जोड़ते हुए वो कहीं ना कहीं विसर्जित हो जाता है। तो क्या ये हड़प्पा व्यवस्था में थी या नहीं थी? प्रश्न यही है कि जल निकासी प्रणाली अगर थी तो कैसी थी। तो इसका उत्तर है कि हड़प्पा सभ्यता निर्माण योजना की एक अन्य विशेषता जल निकासी की व्यवस्था थी। पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, इसके बाद उनके अलग अलग घर बनाए गए। प्रत्येक घर की नाली मुख्य नाली से आकर मिलती थी। नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। इन नालियों को ईंट पत्थरों से ढका दिया जाता था। नालियों की सफाई के लिए विशेष बीच बीच में गड्ढे भी बनाए गए थे। जल निकासी की हड़प्पा व्यवस्था हड़प्पा नगर निर्माण की योजना की विशिष्टता को दर्शाता है। तो जो हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं वही हड़प्पा काल में भी था।
और उतना ही उत्कृष्ट और उच्च स्तरीय था, जो हड़प्पा सभ्यता के विकसित स्वरूप को दर्शाता है। तो क्या था? तो वहाँ पर भी क्या होता था कि प्रत्येक घर से जल निकासी के लिए छोटी नालियाँ होती थी। वो छोटी नालियाँ फिर बड़ी नालियों में जुड़ जाता था। फिर वो बड़ी नालियों को जो है ऊपर से कवर किया जाता था ईंटों से, पत्थरों से। नाली भी पक्की नाली होती थी, ईंटों से बनाया गया होता था। और जगह जगह पर बड़ा बड़ा चैम्बर बनाया जाता था ताकि जो है नाली को ढंग से सफाई किया जा सके। तो ये वर्तमान में भी है और उस समय भी थी। आज हम कहते हैं कि हम विकसित स्वरूप में वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हड़प्पा सभ्यता भी अपने आप में एक विकसित सभ्यता थी और उनका जो निर्माण कला है, उनका जो आर्किटेक्चर है, ये इस विषय को ज़रूर दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक उस समय की विकसित सभ्यता थी और वो लोग बेहतर जीवन जीते होंगे। तो जल निकासी के संबंध में आप समझ गए होंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य को ही समझ करके हम आंसर लिखेंगे कि जिस प्रकार आज हमारे घर से जो है जल निकासी के लिए नालियाँ, छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से कनेक्ट होती है, फिर बड़ी नालियाँ जो है बड़े सीवेज वगैरह से कनेक्ट होती है। जगह जगह पर जो है चैम्बर होता है जहाँ से कि नाली की सफाई करना आसान सरल हो जाता है और नाली के बदबू को, नाली की गंदगी को बाहर ना आए इसके लिए उसको जो है ढका जाता है। ठीक उसी प्रकार उस समय भी पत्थरों से, ईंटों से उसको ढका जाता था। अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखें। तो मैंने अभी प्रश्न देखा कि जल निकासी प्रणाली। अब अगर विशाल स्नानागार की बात करते हैं, विशाल स्नानागार का अर्थ हो गया कि एक विशाल बाथरूम। वो कैसा था उस समय? तो मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार है। यह दुर्ग के भीतर बना एक आयताकार जलाशय था। यह चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ था। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.5 मीटर थी। यानी 12 × 7 × 2.5 मीटर के आकार का जो है जलाशय था और प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था भी की गई थी। जलाशय के पानी के निकासी के लिए एक बड़ा नाला बना हुआ था। प्रत्येक स्नानघर में से नालियाँ गलियारों के साथ बने एक बड़े नालों में गिरती थी। पुराविदों का मानना है कि इस जलाशय का व्यवहार अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। तो आप कल्पना करें कि ये ऐसा हम लोग परिदृश्य को जरूर देखे हैं। कहीं न कहीं हमारे यहाँ भी अनुष्ठानों के समय एक बड़ा सा तालाब होता है। तालाब के चारों ओर जो है सीढ़ियाँ बनी होती है। तालाब एक विशाल होता है जिसमें जो है सैकड़ों की संख्या में, कोई तो इतना बड़ा होता है कि हजारों की संख्या में भी व्यक्ति स्नान करते हैं, पवित्र होकर के विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो विशाल स्नानागार जो हड़प्पा सभ्यता में मिला उसके साक्ष्य, तो ये भी दर्शाता है कि उस समय भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था थी। और उसके प्रमाण दिखा रहा है कि दुर्ग के अंदर, यानी कि बाउंड्री के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाउंड्री के अंदर जो है एक विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है, जो कि उसका साइज दिया गया है कि 12 × 7 × 2.5 मीटर का, मतलब 12 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। तो इतना बड़ा जो है विशाल स्नानागार का था। और निश्चित रूप से जो पुराविद हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इस विषय को अगर उठा रहे हैं कि ये कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के लिए प्रयोग किए जाते होंगे, तो ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी अपने समय में विकसित व्यवस्था थी और जहाँ के लोग इस तरह के जलाशयों का भी उपयोग करते थे। तो एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक व्यवस्था है, शहर है। तो मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला उसका साइज क्या था? तो 12 × 7 × 2.5 मीटर का, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। इस विशाल स्नानागार में क्या देखने को मिला? तो निश्चित रूप से ये धार्मिक अनुष्ठान, पुराविद का अनुमान है कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते होंगे। तो अब बड़ा ही सरलता से उत्तर लिखेंगे और मैं जो कह रहा हूँ उसको अब फिर से एक बार ध्यान से समझ लें
कि उत्तर को रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एकदम व्यवहारिक उत्तर, प्रैक्टिकल उत्तर को लिखेंगे, जो आपको अनुभव कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक एज ए स्टोरी एक दिमाग में अपना रखेंगे, प्रामाणिकता रखेंगे, लेकिन उसको अपने भाषा शैली में उसको लेकर के चलेंगे। तो जैसा कि मैंने फिर बताया कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था और वह विशाल स्नानागार दुर्ग के अंदर था, 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा, और उसमें जो है सीढ़ियाँ थी। उसमें जल निकासी के लिए जो है छोटी और बड़ी नालियाँ थी, जिसमें से गंदा जल जो है बाहर आ जाए और फिर साफ़ सुथरा जल जो है उसमें रहता था। तो इस तरह का जो है व्यवस्था निश्चित रूप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को दर्शाता है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो चौथा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें। तो अन्नागार के विषय में समझेंगे। सिंधु सभ्यता में अन्नागार का विशेष महत्व है। उत्पादन अथवा कर के रूप में वसूला जाने वाला अनाज को संचय के लिए अन्नागार बनाए गए थे। ऐसे अन्नागार मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा, कालीबंगा एवं लोथल में भी प्रकाश में आए। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था। यह करीबन 45.72 मीटर 45.72 मीटर का लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। इसका मुख्य प्रवेश द्वार नदी की ओर था। तो आप समझेंगे कि सिंधु सभ्यता में अन्नागार का भी विशेष महत्व है। अन्नागार का मतलब यूँ समझ ले हम लोग कि स्टोर रूम, जहाँ पर अनाज को जमा किया जाता था, जो उत्पादन होता था किसानों द्वारा, जो फार्मिंग होती थी, तो उससे जो अन्न उपजता था उसको जो है अन्नागार में रखा जाता था। तो अन्नागार विशेष महत्व है। उत्पादन अथवा कर के रूप में वसूला जाने वाला, तो मतलब ये एक्चुअल में क्या था, तो या तो उत्पादन जो होता था सरकार की व्यवस्था की वो, या फिर टैक्स के रूप में जो वो अनाज को इकट्ठा किया जाता था उस रूप में। दोनों में से कोई एक रूप हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो ये उस रूप में जो है अनाज को जमा किया जाता था। और ऐसे अन्नागार मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा, कालीबंगा एवं लोथल में भी मिला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मोहनजोदड़ो में मिला है, बल्कि हड़प्पा में भी, शहर में भी मिला है, कालीबंगा में भी मिला है, लोथल में भी इसका प्रमाण मिला। मतलब यूँ कहा जाना कि हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक शहर में इस प्रकार की व्यवस्था थी और वह बड़ा लंबा चौड़ा होता था। और जैसे कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार को सबसे बड़ा माना जाता था, तो वह था कि 45.72 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा था। और इसका जो मेन गेट था वह नदी की ओर था। इसका अर्थ हो गया कि संभवतः कि कम्युनिकेशन के लिए, जो अनाज का आवागमन के लिए, उसका दरवाज़ा नदी की ओर रखा गया होगा, ताकि जो है उस समय चूँकि नदी ही एक बहुत सरल, साधारण और बड़ा ही अच्छा ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था होगा, तो इसलिए उसका मुंह जो है, प्रवेश द्वार जो है, उस ओर रखा जाता था। तो हम लोगों ने देखा कि चौथे प्रश्न में कि हड़प्पा सभ्यता, विशेषकर यहाँ मोहनजोदड़ो के बारे में बात हो रही है कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल अन्नागार था उसके विषय में हम लोग को लिखना है। तो बड़ा सरलता से लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में अन्न का भंडारण के लिए या तो उत्पादन से या कर के रूप में जो अनाज इकट्ठा होता था उसको जमा करने के लिए अन्नागार होता था, जो कि मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त विभिन्न और शहरों में भी मिला, जैसे कालीबंगा में, लोथल में, हड़प्पा में इत्यादि में। संभवतः ये हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख शहरों में रहा होगा। और ये जो मोहनजोदड़ो का प्रमाण मिला है वह सबसे विशाल अन्नागार माना जाता है, जिसकी लंबाई 45.72 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। और ये जो अन्नागार है ये संचय का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर होता था। तो आप मेरे विचार से ये प्रश्न का उत्तर भी बड़ा सरलता से आप लिख पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि 4 प्रश्न जो मैंने पहला चैप्टर से लिया है
वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन चारों प्रश्नों को सरलता से समझ गए होंगे और मैं इन्हीं में से ये चारों प्रश्न के लिए समान मान है, प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर आपको रख दिया जाएगा। और शायद आपको जानकारी हो कि कुल जो है 25 से 30 प्रश्न आपको मिलेंगे शॉर्ट टाइप में, जिसमें से आपको 15 को आंसर करना है, जिसके लिए प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर मिलेंगे, तो 15 गुने 2 30 नंबर। और इसी तरह से लॉन्ग टाइप में आपको लगभग जो है 8 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 5 नंबर मिलेंगे, तो 20 नंबर आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो 30 और 20 50 नंबर MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो है 4 ऑप्शन रहेंगे। तो वो उसका सेगमेंट भी मैं देख रहा हूँ, उसको भी मैं इसमें जोड़ूंगा। मैं प्रत्येक दिन जो है आपको 50 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा ऑब्जेक्टिव का, आप उसको जो है आंसर करेंगे और अगली क्लास में मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो आप एक प्रकार का टेस्ट भी देते चले जाएं तो सरलता होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो मैं कहता हूँ कि अभी मैंने 4 प्रश्नों को शॉर्ट टाइप को समझाया, मैं अभी एक लॉन्ग टाइप को भी समझाऊंगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव हो गए और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे प्रत्येक दिन। आपको करना ये है कि उन सभी प्रश्नों को प्रत्येक दिन टेस्ट के रूप में लेना है। जैसे कि आज मैंने ये वीडियो दिया है, आप इस वीडियो को देखें, देखने के बाद क्या करें कि उन 4 प्रश्न का 5 प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में अपनी भाषा में लिखें। वीडियो को बार बार सुन करके समझ करके आप उनको आंसर करें, रटने की आवश्यकता नहीं, आंसर आप ऐसे ही बन जाएगा। इसके अलावा जो 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे उनका आंसर भी करें और अगले दिन टेस्ट करें कि आपका उत्तर कितना सही है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एक बड़ा ही सरल तरीके से परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो मैंने लॉन्ग टाइप का एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो ऐसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण होंगे, जिनमें से यहाँ पर 5 कारणों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। 1900 ईसा पूर्व, वैसे इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि कुछ इतिहासकार इसको 1750 से 2500 ईसा पूर्व का काल के रूप में माना जाता है, किसी ने इसको 3500 के ईसा पूर्व में माना जाता है। तो उन समग्र का एक मीन निकाल लें तो 1900 ईसा पूर्व BC, 1900 ईसा पूर्व, यानी कि अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 अगर हम से पीछे होते चले जाएं तो हम लोग फिर 1 पर पहुंचेंगे तो 2020, अब फिर उससे 1900 वर्ष पहले, यानी कि 2020 वर्ष इधर हो गए और 1900 वर्ष, तो लगभग 3920 वर्ष पहले, आज से, इस साल से 3920 वर्ष यानी 4000 वर्ष पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता विकसित स्वरूप में समाप्त हो गया। मतलब ये बहुत विकसित था और निश्चित रूप से ये 5000 वर्ष पहले की घटना होगी, तो उस समय विकसित रूप था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रश्नों के उत्तर में भी ये कहा कि जितनी भी सभ्यता है उसका एक न एक दिन तो विनाश होना है। तो उन्हीं में से है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन, जो विनाश हुआ, जो नुकसान हुआ, उसके क्या कारण होंगे। तो पहला है कि विदेशी आक्रमण। तो मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य के आधार पर कुछ विद्वान ये सुझाव देते हैं कि इस नगर का विनाश आक्रमणकारियों ने किया है। इन आक्रमणकारियों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। मैं आपको पहले पॉइंट समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद अपना विचार भी दूंगा। जैसा कि मैं अपना विचार दूंगा उसी प्रकार आप भी अपने विचार को उत्तर में मेंशन करेंगे, ताकि जो वीक्षक होंगे, जो जांच करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर का, वो समझ पाएंगे कि आपने बेहतर तरीके से विषय को समझा है और तब आंसर किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके प्रमुख कारण में से पहला कारण यहाँ बताया गया है विदेशी आक्रमण। तो मोहनजोदड़ो के जो साक्ष्य मिले हैं उस पर इतिहासकारों ने ये अपना विचार दिया है
कि उस समय जो आस पड़ोस के या दूर के जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ आए, हड़प्पा सभ्यता के समय में आए, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नाश कर दिया। नंबर दूसरा, प्राकृतिक कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए एक प्राकृतिक कारण को भी उत्तरदायी माना जाता है। प्राकृतिक कारणों जैसे कि बड़े पैमाने पे आग का लगना, बाढ़ का प्रकोप, नदियों का जलाधार में परिवर्तन हो, विवर्तनिक हलचल हो, जलवायु परिवर्तन, भूमि की आर्द्रता में कमी इत्यादि। तो कुल मिला के ये देखा जाए, या फिर मलेरिया तथा प्लेग जैसी महामारी की जनसंख्या का बड़ा भाग नष्ट हो जाना। तो एक प्राकृतिक आपदा भी, प्राकृतिक कारण भी जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण हो सकता है। तो जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं क्या हो सकती है जो हमारे सभ्यता को नाश की, वो हो सकती है बाढ़ आया होगा विध्वंसक, वो हो सकता है कि आग लग गई होगी बहुत ही बर्बादी की तरफ से, जलवायु परिवर्तन हुआ हो सकता है, संभवतः कई ऐसे महामारी वाला रोग, जिस प्रकार के आज कोरोना जैसे महामारी का रोग चला, उसी तरह उस समय के हैजा, प्लेग, मलेरिया जैसे महामारी वाला रोग हुआ होगा। ऐसे प्राकृतिक आपदा हुए होंगे जो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जनसंख्या के भाग को, एक बहुत बड़ी व्यवस्था को लीन कर गया होगा, खा गया होगा, नष्ट कर दिया होगा, जिस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। नंबर तीसरा कारण बताया जा रहा है प्रशासनिक शिथिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि विकसित हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण तक आते आते प्रशासनिक संयंत्र ढीला और कमजोर पड़ गया एवं राज्य का अंत हो गया। संभवतः ये भी हो सकता है, और ये ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई एक कारण से, सब कारण का अपना अपना रोल रहा होगा, जो कि पूरी सभ्यता को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया गया होगा। तो उसमें एक कारण है प्रशासनिक शिथिलता। ये तो हम समझ सकते हैं कि कहीं पर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर पड़ जाता है तो वह व्यवस्था निश्चित रूप से लुंज-पुंज पड़ जाती है और वह नष्ट होने के, विनाश होने के कगार पे पहुंच जाती है। ऐसा इतिहास में हमारा कई प्रमाण है। वर्तमान में भी अपने जीवन को देखें, आस पड़ोस को देखें, अपने परिवार व्यवस्था को देखें तो समझ में आएगा कि जहाँ पर भी कोई व्यवस्था बिगड़ी है तो उसमें प्रशासनिक शिथिलता एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। प्रशासनिक शिथिलता का अर्थ हो गया कि जब हम प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित नहीं रख पाएंगे, व्यवस्था को सुचारू रूप से समझदारी से नहीं चला पाएंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्था को बिगड़नी है। तो संभव है ये भी एक कारण रहा होगा। चौथा कारण बताया जाता है आर्थिक कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक सबसे प्रमुख कारण आर्थिक कारण था। कृषि उत्पादन में कमी आई तथा उद्योग धंधे एवं व्यापार में गिरावट आई। सभ्यता के अंतिम चरण में राजनीतिक एवं अन्य कारणों के अंतर्देशीय एवं विदेशी व्यापार समाप्त हो गए। सिंधु अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। आर्थिक निष्क्रियता में भी अर्थव्यवस्था को दुर्बल बना दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी व्यवस्था को समाप्त करने का, वो है आर्थिक कारण। कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः ऐसा रहा है होगा कि कृषि कार्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया होगा, उद्योग धंधे व्यापार शिथिल पड़ गए होंगे, उसके बाद जो राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ गई होगी, इससे क्या होगा कि पूरी आर्थिक व्यवस्था एकदम चरमरा गई होगी, परिणामतः हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा पांचवा एक बड़ा अनोखा प्रश्न पॉइंट कहा जाता है कि लगातार गेहूं के उत्पादन से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी से भी सभ्यता के पतन का विचार को बल मिलता है। ये भी एक हो सकता है कि भू अपरदन का कारण बना होगा। तो कुल मिलाकर के 5 कारणों का जिक्र मैंने किया, लेकिन इसके बाद जो है निष्कर्ष भी अपना देना है कि इन 5 कारणों को, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला कारण हो सकता है कि विदेशी आक्रमण। दूसरा कारण है कि प्राकृतिक आपदा। तीसरा कारण है प्रशासनिक शिथिलता। चौथा कारण है आर्थिक कारण, और 5वां जो कि गेहूं के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि होने से उसकी उर्वरा शक्ति छीन हो जाने के कारण भी। तो लास्ट में हम लोग को अपना कंक्लूजन भी देना है कि ऐसा मेरा मानना है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मेरा मानना है कि ये सब कारण तो रहे होंगे, इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो प्रमाण मिला उसी के आधार पर इतिहासकारों ने अपने विचार को रखा है। लेकिन
कहीं न कहीं हमारी बौद्धिकता इस विषय को ओर इशारा करती है कि निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बना होगा कि जब जब हम विकास की ओर बहुत तेज़ी से और उटपटांग ढंग से आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक जो है कहीं न कहीं बदला लेती है हमसे, और जब बदला लेती है तो वह बदला हम नहीं सह पाते हैं और हमारी सभ्यता विनाश की ओर जाती है। पूरी व्यवस्था ही को ही प्राकृतिक जो है अपने आगोश में ले लेती है, खा जाती है, और तब फिर से हम लोगों को पुनः एक नई व्यवस्था को जन्म देना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारणों के में जो सबसे प्रमुख जिसकी ओर मेरा ध्यान जाता है और वो है कि प्राकृतिक आपदा। तो इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर देने के साथ ही हम लोगों ने आज कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं कह रहा हूँ कि पहला जो 4 प्रश्न था उसमें प्रत्येक पर 2 नंबर मिलना है और उनको आपको 30 से 50 शब्दों में उत्तर देना है, मतलब बात एकदम सटीक और बेहतर ढंग से रखना है। उसी प्रकार जो मैंने आज आखिरी प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को बताया, वो लॉन्ग टाइप का प्रश्न है जिसका उत्तर 100 से 120 शब्दों में देना है। अगर 10-20 शब्द आगे पीछे हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उतने शब्दों में उत्तर देना है जो 5 कारणों के साथ अपने विचार को अवश्य रखें, ताकि आप जो वीक्षक हैं वो समझ पाए कि आपने वास्तव में इसको महसूस किया है। तो आज इतिहास के पहला दिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें मैंने आपको 5 प्रश्नों का उत्तर बताया और आप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं दूंगा जिसका उत्तर मैं अगली क्लास में जिक्र करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे सारे प्रश्न के उत्तर को टेस्ट के रूप में प्रत्येक दिन रूटीन में शामिल कर लें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप 80% मार्क्स निश्चित रूप से ला सकते हैं अगले मात्र 90 दिनों में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।